महानगरों में स्थानीय प्रशासन आज का हमारा टॉपिक है। बीए पार्ट थर्ड के लोक प्रशासन विषय में हम पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं। भारत में स्थानीय प्रशासन। भारत में स्थानीय प्रशासन के बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमने अध्ययन कर लिया है। अब विगत वीडियोस को देखेंगे तो हम नगरीय स्थानीय प्रशासन की संस्थाओं और इन संस्थाओं के कार्य के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। जब हम अपने सिलेबस में देखते हैं तो हमें एक अलग से टॉपिक का अध्ययन करना होता है और वो है महानगरों में स्थानीय प्रशासन। मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में लोक प्रशासन की एसोसिएट प्रोफेसर, और आज आपका ये वीडियो महानगरों में स्थानीय प्रशासन के संबंध में है। जब हम महानगरों में स्थानीय प्रशासन की बात करते हैं और इस विषय पर जब हमने 74वें संविधान संशोधन का अध्ययन किया था तो हमने पढ़ा था कि महानगरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है। 74वें संविधान संशोधन ने नगर परिषद और नगर निगम के बारे में बताया है। इसका प्रावधान रखा है 74वें संविधान संशोधन में। जब हम नगर निगम के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने वहां इस बात को कह दिया था कि नगर निगम हमारे सिलेबस का एक अलग से भाग है, अतः हम नगर निगम को विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में नगरीय स्थानीय संस्थाओं में सिर्फ नगर निगम का अध्ययन करेंगे। और जब महानगरों की बात उत्पन्न होती है, महानगरों के स्थानीय प्रशासन की बात होती है, तो महानगरों के स्थानीय प्रशासन में नगर निगम की संरचना और उसके कार्यों के बारे में पढ़ा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है जिसको हम पिछले वीडियोस में कई बार हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं। आज हम नगर निगम के बारे में देखें तो कुछ सामान्य सी बातों की चर्चा हमें करनी चाहिए नगर निगम के बारे में। सबसे पहले भारत में महानगरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है। नगर और नगर से ऊपर महानगर जो पूर्णतः शहरीकरण हो चुका है, जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है, जहाँ शहरों का विस्तार हो चुका है। जो शहर पहले थे वो शहर आगे बढ़ चुके हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से शहरों का आकार बढ़ चुका है, वो महानगरों की श्रेणी में आते हैं। तो महानगरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है। सामान्य शहरों में, सामान्य नगरों में जिनका घनत्व कम है या जिनका भौगोलिक विस्तार नहीं हुआ है, वहां नगर परिषद की स्थापना की जाती है। ये हम विगत वीडियो में समझ चुके हैं। भारत में नगर निगम का एक इतिहास रहा है। ऐसा नहीं है कि 74वें संविधान संशोधन से ही महानगरों में नगर निगम की स्थापना की जाने लगी है। भारत में सबसे पहले 1687 में नगर निगम की स्थापना की गई थी और 1687 में यह नगर निगम मद्रास में स्थापित की गई। उसके बाद मद्रास नगर निगम के बाद 1888 में मुंबई में नगर निगम की स्थापना की गई। फिर स्वतंत्र भारत में 1951 में कोलकाता में नगर निगम की स्थापना की गई और राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर में नगर निगम की स्थापना की गई। राजस्थान में महानगर है, शहर है, बड़े शहर, जहां नगर निगम की स्थापना की गई है। 74वें संविधान संशोधन में महानगरों में नगर निगम की स्थापना का प्रावधान कर दिया गया है। ये हम जानते हैं कि 1992 के पहले तो 74वां संविधान संशोधन नहीं था और उसके पहले भी नगर निगमों की स्थापना होती रही है। हम राजस्थान का उदाहरण बार बार लेते हैं कि राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर में नगर निगमों की स्थापना की गई है। वर्तमान में जो सरकार राजस्थान में कार्य कर रही है आज की तारीख में, इस सरकार ने अब बड़े शहरों जैसे जयपुर, बड़े महानगर है, वहां एक महानगर में 2 नगर निगमों की स्थापना की बात कही जा रही है कि नगर को पूर्वी नगर, पश्चिमी नगर में बांटकर या उत्तरी नगर और दक्षिणी नगर में बांटकर 2 नगर निगमों की स्थापना की जा रही है। तो नगर निगम भारत में 1687 से ये विचार यात्रा कर रहा है और ये एक ऐसी संस्था है जो ब्रिटिश शासन काल में सबसे पहले स्थापित की गई और स्वतंत्र भारत में भी इसकी स्थापना हो रही है। और 74वें संविधान संशोधन के बाद तो नगर निगम को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है। एक सामान्य परिचय है
लोक प्रशासन के विद्यार्थी होने के नाते हमें इन बातों को जानना चाहिए। और जब कभी भी आप भविष्य में कंपटीशन एग्जाम्स के लिए तैयारी करेंगे तब भी आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पहले भारत में नगर निगम की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई। हमारे देश में 74वें संविधान संशोधन के बाद नगर निगम की जो स्थिति है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। आज हमारे देश में, पूरे ही देश में नगर निगमों की कुछ विशेषताएं हैं जो हमें जानना चाहिए। सबसे पहली बात कि नगर निगम की स्थापना एक अधिनियम के द्वारा होती है। अधिनियम द्वारा नगर निगम गठित किए जाते हैं। जब हम भारत में स्थानीय संस्थाओं के बारे में पढ़ रहे थे तब भी हमने इस बात का उल्लेख किया था कि नगर निगम की स्थापना एक अधिनियम के द्वारा की जाती है। नगर परिषद या नगर पालिकाओं की स्थापना के लिए पृथक पृथक अधिनियम की आवश्यकता नहीं होती, किंतु जितने नगर निगम बनाए जाएंगे उतने ही अधिनियम पारित किए जाएंगे। हर नगर निगम के लिए एक पृथक अधिनियम का प्रावधान किया गया है, पर ये राज्य सरकार पर भी छोड़ा गया है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि राज्य सरकार एक अधिनियम से एक से अधिक नगर निगमों की स्थापना कर सकती है। लेकिन चाहे एक अधिनियम के माध्यम से 2 नगर निगमों की या ज्यादा नगर निगमों की स्थापना की जाए या प्रत्येक नगर निगम के लिए पृथक पृथक अधिनियम बनाया जाए, इतना स्पष्ट है कि नगर निगम की स्थापना के लिए राज्य सरकार को अपने व्यवस्थापिका यानी कि विधानसभा में अधिनियम पारित करना होगा। बिना अधिनियम पारित किए हुए नगर निगम की स्थापना नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त नगर निगम की एक विशेषता यह है कि नगर निगम चार्टर के रूप में शासन का अधिकार प्राप्त होता है। जहां नगर निगम होगी वहां चार्टर हम कहते हैं, जैसे घोषणा पत्र है, शासन द्वारा जारी परिपत्र है, उसके द्वारा इसको शासन का अधिकार प्राप्त होता है। नगर निगम की शक्तियों का उल्लेख होता है चार्टर में कि नगर निगम क्या क्या कार्य कर सकती है, इनके क्या अधिकार क्षेत्र हैं, किन शक्तियों का ये प्रयोग करे, इन सब का उल्लेख चार्टर में किया जाता है। और चार्टर में जो उल्लेखित होती हैं शक्तियां, उन्हीं का प्रयोग करते हुए एक महानगर में नगर निगम अपनी भूमिका को निर्वहित करती है। नगर निगम का निगमित निकाय, नगर निगम एक निगमित निकाय है। जब हम कहते हैं निगमित निकाय, हो सकता है ये शब्द आपको थोड़ा अलग से लग रहा हो, तो आप इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि वैधानिक निकाय है। नगर निगम एक निगमित निकाय है या वैधानिक निकाय है, इसका तात्पर्य ये है कि नगर निगम के ऊपर वाद दायर किया जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर मुकदमा कर सकता है, ठीक उसी प्रकार नगर निगम एक वैधानिक संस्था है, एक निगमित निकाय है, इसके ऊपर वाद दायर किया जा सकता है, कोई भी मुकदमा दायर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नगर निगम भी किसी पर वाद दायर कर सकता है। ये दोनों तरफा है, लेकिन निगम पर मुकदमा किया जा सकता है और निगम किसी पर मुकदमा कर सकता है। जब किसी संस्था को वैधानिक दर्जा प्राप्त होता है, निगमित निकाय वो होता है, तो उसको वाद दायर करने का अधिकार होता है और ये वाद दोनों तरफा होता है। उस पर भी वाद दायर किया जा सकता है और वो संस्था भी वाद दायर कर सकती है। इस विशेषता को हम कहते हैं कि नगर निगम निगमित निकाय है। नगर निगम को स्वायत्तता प्राप्त होती है। हम कह रहे हैं कि नगर निगम अधिनियम द्वारा गठित है। हम कह रहे हैं कि नगर निगम एक चार्टर के रूप में उसको शासन का अधिकार प्राप्त है। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि निगम को स्वायत्तता प्राप्त है। अपने अधिनियम के दायरे में निगम पूर्णतः स्वायत्त है। निगम पर किसी का नियंत्रण नहीं है। हम इस बात को थोड़ा सा अलग से भी चर्चा करेंगे कि जो इस स्वायत्तता 100% नहीं है, लेकिन अधिकांशतः कार्यों में, अधिकांशतः भूमिका में नगर निगम को स्वायत्तता प्राप्त है। नगर निगम स्वतंत्र है कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन किस प्रकार से करती है। नगर निगम की भूमिका निर्वहन में, दायित्व निर्वहन में किसी अन्य संस्था का हस्तक्षेप नहीं होता है। ये नगर निगम की एक खास विशेषता है और ये विशेषता इसलिए बनी क्योंकि नगर निगम की स्थापना एक अधिनियम के द्वारा होती है। अधिनियम में नगर निगम की
कार्य, नगर निगम की भूमिका, उसकी शक्तियां, उसके वित्तीय प्रावधान सबका उल्लेख होता है और नगर निगम अपने उन अधिकारों का उपयोग करता है। तो जो अधिकार पहले से परिभाषित होते हैं तो वह स्वायत्ता स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। परिभाषित अधिकारों का उपयोग करते हुए नगर निगम पूर्णतः स्वायत्त है। उसके अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य संस्था का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। एक और विशेषता की बात हम करते हैं कि नगर निगम कार्यकारी व विमर्शकारी कार्यों को अलग अलग किया जाता है। नगर निगम के द्वारा कार्यकारी व विमर्शकारी कार्यों का पृथक्करण। अधिनियम में निगम की संरचना और शक्तियों का विवरण होता है। जिस अधिनियम के द्वारा नगर निगम की स्थापना की जाती है उस अधिनियम में नगर निगम की शक्तियों का उल्लेख होता है। नगर निगम की संरचना का उल्लेख होता है कि इस नगर निगम में कितने पार्षद होंगे, नगर निगम में जो मेयर है उस मेयर की नियुक्ति या मेयर का चुनाव कैसे होगा, तो ये सब अधिनियम में उल्लेखित होते हैं। और ये जो नगर निगम है इसके कार्यकारी और विमर्शकारी कार्य अलग अलग होते हैं। विमर्शकारी कार्य क्या है? विमर्शकारी कार्य है कि नगर निगम परस्पर विचार विमर्श करके, बहस करके नियम बनाती है, नीतियां बनाती है। तो जो नीतियां बनाने का कार्य है उसे हम विमर्शकारी कार्य कहते हैं। और कार्यकारी कार्य क्या होते हैं? कार्यकारी कार्य होते हैं कि नीतियों और योजनाओं को क्रियान्वित करना, उनको लागू करना। तो लागू करने का जो कार्य है वो कार्यकारी कार्य कहलाता है और नीति निर्माण में जो विचार विमर्श हो रहा है वो विमर्शकारी कार्य कहलाता है। यहाँ हम इस बात को समझ लें कि निगम में पार्षद है और पार्षदों का नेतृत्व मेयर के द्वारा किया जाता है। तो जो निगम की परिषद है, जो पार्षद निगम में कार्य कर रहे हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जिनको जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुनकर भेज रही है, और जो मेयर है जिसका भी निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, ये विमर्शकारी निकाय है जो आपस में बातचीत करके, विचार विमर्श करके, बहस करके नगर निगम के लिए योजनाएं बना रहे हैं, कार्यक्रम बना रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं। और दूसरी तरफ निगम में आयुक्त है। आयुक्त जो सामान्यतः एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है और आयुक्त के अधीन फिर और अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। तो ये कार्यकारी निकाय है जो नीतियां जो बनी हुई है निगम की, उन नीतियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो नगर निगम की विशेषता है कि नगर निगम में कार्यकारी निकाय अलग है और विमर्शकारी निकाय अलग है। विमर्शकारी निकाय में निर्वाचित प्रतिनिधि है और कार्यकारी निकाय में सरकार द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि या सदस्याधिकारी होते हैं। एक और विशेषता कि राज्य कुछ सीमा तक निगम पर नियंत्रण कर सकता है। हमने अभी एक पॉइंट पे पढ़ा कि नगर निगम को पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त है। जब हम पूर्ण स्वायत्ता की बात करते हैं तो उसमें हमने कहा कि कुछ हद तक स्वायत्ता प्राप्त है, लेकिन थोड़ा नियंत्रण राज्य सरकार का भी है। हमने देखा कि निगम की नियुक्ति, निगम का गठन अधिनियम द्वारा होता है। तो जब निगम का गठन अधिनियम द्वारा होता है तो निगम का एक दायित्व बनता है कि वो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे। लेकिन अगर नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करता है, नगर निगम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या नगर निगम के पार्षदों से या अधिकारियों से सरकार के पास जनता के द्वारा कोई शिकायत की जाती है, तो वहां फिर राज्य सरकार का नियंत्रण आरंभ होता है। या नगर निगम में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो राज्य सरकार वहां हस्तक्षेप कर सकती है और फिर राज्य सरकार कुछ सीमा तक नगर निगम को नियंत्रित करती है ताकि नगर निगम अपने तयशुदा अधिकारों के दायरे से बाहर न जाए और निर्धारित दायित्वों को निर्वहित करे। तो नगर निगम अगर बहुत अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जहां सरकार की सलाह से, समझाइश से, नियंत्रण से भी अगर नगर निगम अपने दायित्वों के निर्वहन में असफल हो जाए, तो राज्य सरकार को ये हक है, राज्य सरकार को अधिकार 74वां संविधान संशोधन देता है कि राज्य सरकार नगर निगम को भंग कर सकता है
किंतु अगर राज्य सरकार नगर निगम को भंग कर दे तो फिर राज्य सरकार को 6 माह की अवधि के भीतर भीतर नगर निगम का निर्वाचन करवाना होगा और नगर निगम को पुनः गठित करना होगा। तो ये जो शक्ति राज्य सरकार को दी है, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार नगर निगम को नियंत्रित कर सकती है। हम महानगरों के स्थानीय प्रशासन में नगर निगम की संरचना और इसके कार्यों को विस्तार से पढ़ें, उसके पहले हमने नगर निगम के इतिहास के बारे में पढ़ा। हमने सबसे पहले देखा कि हमारे देश में नगर निगम का इतिहास कहाँ से शुरू हो रहा है। 1687 से लेकर आज तक 74वें संविधान संशोधन तक नगर निगम ने एक यात्रा की है और फिर हमने देखा कि नगर निगम की विशेषताएं क्या है। ये हमें समझना आवश्यक है क्योंकि नगर निगम हमको विशेष रूप से समझना है। ये हमारे सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें से प्रश्न बनते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए और सामान्य जानकारी के लिए भी हमें नगर निगम की विशेषताओं और नगर निगम के इतिहास पर एक नजर डालनी चाहिए। अगले वीडियो में हम नगर निगम की संरचना को समझेंगे और अगर समय अनुसार हमें जैसे जैसे समय मिलता है, जैसे जैसे हम आगे अध्ययन करते हैं, हम नगर निगम के कार्यों को भी समझेंगे। आप नगर निगम की भूमिका को और इसकी विशेषताओं को किताबों में पढ़िए। अगर आपको किसी भी प्रकार का संशय है तो आप हमसे संपर्क करें और अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके या कभी आप हमें महाविद्यालय में मिलकर अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं।